नमस्कार, चुनावी पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा। भारत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो एक हफ्ते के भीतर कर्नाटक में दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। 20 राज्यों में कहीं बहुमत या कहीं अल्पमत होने के बावजूद सरकार बनाने के बाद 21वें राज्य में भी भगवा झंडा फहराने की मंशा से मोदी और शाह की जोड़ी ने पैर बढ़ा लिए थे और बिना बहुमत के ही वीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने इस तरह हाथ मिलाया कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही येदियुरप्पा को इस्तीफा देकर सदन के बाहर जाना पड़ा। अब राज्य में कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार है, जिसमें 37 सीटों वाली जेडीएस के कुमारस्वामी मुख्यमंत्री हैं, जबकि 78 सीटें लेकर कांग्रेस उप मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्ट है। दरअसल कांग्रेस को महज कर्नाटक ही नहीं बल्कि 2019 में केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाना है और यही इच्छा दूसरे विपक्षी दलों की भी है। इसलिए कर्नाटक के बहाने ही सही अधिकतर विपक्षी दल आज एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए। छोटे बड़े मतभेदों के खिलाफ एक मंच पर आकर देश के सामने विपक्षी महागठबंधन की झलक शपथ ग्रहण समारोह में पेश की गई है। मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, पिनरई विजयन, चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम छत्रप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री और जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री बनते देखने पहुंचे। कुमारस्वामी इस गठबंधन सरकार को 5 साल तक चलाना अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती मान रहे हैं। तो पहला सवाल भारत जी सबसे पहले यही है आपसे कि जो कुमारस्वामी कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती है, क्या आप भी इसे एक बड़ी चुनौती देख रहे हैं? क्या 5 साल तक चलेगी ये सरकार? देखिए, चुनौती गठबंधन सरकार में हमेशा होती है जी। कई बार ये होता है कि जो आपके सहयोगी दल हैं उनमें दोनों में इतनी खटपट होती है, तो एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है, क्योंकि दो राजनीतिक दल जब होते हैं तो दोनों का अपना अपना एजेंडा होता है और आपको दोनों पार्टियां उस एजेंडे के आधार पर काम कर रही होती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कई बार कि आरएसएस जरूर एक अपवाद के तौर पर है, क्योंकि वो सत्ता का उपयोग अपने संगठन को बढ़ाने के लिए करती है, लेकिन ये बाकी लोग ऐसा नहीं करते। उनके अपने अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे के आधार पर सरकार चलाई जाती है। तो इसलिए अगर कुमारस्वामी कह रहे हैं कि 5 साल चुनौती है, ये बात सच है, उनके लिए 5 साल चुनौती है। उसका एक और कारण है कि कांग्रेस का जो पुराना इतिहास है वो कभी ऐसा नहीं रहा कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म को बहुत ईमानदारी के साथ निभाया हो। हमने देखे हैं तमाम सारी सरकारें कांग्रेस ने गिरवाई हैं। ये चीज़ बीजेपी के अंदर उस तरीके की नहीं है। बीजेपी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और उसके बाद धीरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके से विस्तार करती है कि वो सामने वाली पार्टी को खा जाती है, लेकिन वो कभी उस तरीके से नहीं करती जैसे कांग्रेस करती है। कांग्रेस सरकार ही नहीं चलाने देती। ये हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, केंद्र में भी उदाहरण है, लेकिन और केंद्र राज्यों में तो भी 10 साल उदाहरण इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यूपीए के गठन के नहीं, बाद यूपीए सरकार में चलाई। इसलिए चलाई क्योंकि सरकार में ये लोग बैठे थे। अगर सरकार में कोई और बैठता है, अगर हम देखें चंद्रशेखर की सरकार भी इन्होंने तोड़ के बनवाई थी और उसको गिरा दिया। उससे पहले चरण सिंह के साथ भी ऐसे बहुत सारे, मतलब कोई एक दो उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक दूसरी जो चीज़ है, ये सरकार चलेगी क्यों, उसका एक बड़ा कारण ये है कि मुझे लगता है कि इस बार पहली बार कांग्रेस ने बड़ा भाई होने का एक फ़र्ज निभाया है, ऐसा लग रहा है। और उन्होंने एक छोटे भाई से कहा है कि भाई तुम आओ और तुम मुख्यमंत्री बनो। और ये बात भी सच है कि कांग्रेस के सामने ये परेशानी है कि उसको अब अगर केंद्र में सत्ता चाहिए तो उसे दूसरे जो छोटे दल हैं उनको भी बराबर का महत्व देना पड़ेगा। और ये बात अपन लोग अपनी पहले भी होती रही है कि कांग्रेस को बड़े भाई के रोल में सामने आना पड़ेगा। और अगर ये करते हैं, और चूंकि बीजेपी 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार हटाना कांग्रेस के लिए एक चुनौती है, इसलिए भी उसको छोटे छोटे दलों को महत्व देकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी, लेकिन छोटे दल भी तो ये देख रहे हैं भारत जी कि अगर कांग्रेस साथ में नहीं है, जैसे तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, तीसरे गठबंधन की बात जो वहां से खासकर तेलंगाना से जो बात निकली थी, और उसके बाद आज ममता बनर्जी से लेकर के मायावती तक सारे एक साथ, और आप देखिए कि मंच पर सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। तो ये भी तो है कि केंद्र में अगर किसी पार्टी की हम बात करें तो अपोजिशन में बीजेपी के सामने कौन सी पार्टी खड़ी होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दिखती है। तो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही तो लोग घूमेंगे। देखिए, कांग्रेस के इर्द गिर्द इसलिए घूमेंगे क्योंकि नेशनल लेवल पर अगर कोई पार्टी है तो वो आज भी कांग्रेस ही है। बाकी अगर हम दलों की बात करें तो वो क्षेत्रीय उसमें मैक्सिमम तो क्षेत्रीय हैं। आप उसमें केवल आप एक लेफ्ट को मान सकते हैं, लेकिन लेफ्ट कुछ स्टेट के अंदर थोड़ी सी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे 2-4 स्टेटों में उनकी अपनी ताकत है। जैसे
तमिलनाडु में उनके पास अपनी दम पे नहीं जीत सकते, लेकिन वो जिसके साथ गठबंधन बनाते हैं वो जीत जाता है, इतनी उनकी ताकत है। तेलंगाना में सड़क पे की मुख्य विपक्षी पार्टी जो है वो लेफ्ट है, लेकिन सत्ता में नहीं है, उनका एक ही एमएलए है। तो वो अगर इसको अगर आप हटा दें तो हम अखिलेश की बात करें, हम मायावती की बात करें, हम ममता बनर्जी की बात करें, हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें, हम टीआरएस की बात करें, ये सारी की सारी ऐसी पार्टियां हैं जो केवल और केवल एक रास्ते तक सीमित हैं। तो इसलिए नेशनल लेवल पर अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस ही है, और इसलिए आपको कांग्रेस को आप माइनस नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की फाइट है। हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र में जरूर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन रहता है, वहाँ पे एनसीपी और शिवसेना भी फैक्टर हैं। लेकिन कई बहुत राज्य सारे, हैं, हिमाचल प्रदेश पंजाब है, हिमाचल है, वही उत्तराखंड मेरा है, कहना बिल्कुल बहुत सारे हैं, और इनको आप माइनस नहीं कर सकते। तो ये लगभग आधा हिंदुस्तान होता है जहाँ सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट होती है, या बीजेपी कांग्रेस और किसी क्षेत्रीय दल के बीच में फाइट होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करें, वहाँ पर भी हर स्टेट के अंदर कांग्रेस मौजूद है। तो आप कांग्रेस जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप माइनस करके नहीं चल सकते। और अभी तक जितने भी प्रयोग रहे हैं, चाहे तीसरे फ्रंट के हों या जो भी फ्रंट आप उसको नाम ले लीजिए, अगर सरकार बनी भी है तो या तो बीजेपी की सपोर्ट से बनी है या फिर कांग्रेस की सपोर्ट से बनी है। अगर वीपी सिंह की बात करें तो उस समय भी बीजेपी इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, तो बीजेपी और लेफ्ट दोनों को बाहर से सपोर्ट करके सरकार बनाई गई थी। तो इसलिए गठबंधन जब भी होगा, या जो भी तीसरा मोर्चा, आप मुख्यमंत्री कौन बनेगा या प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये एक अलग मामला है, लेकिन आप बिना कांग्रेस या बीजेपी के सपोर्ट से कोई भी मोर्चा नहीं बन सकता, मतलब कोई प्रधानमंत्री, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, इतने बिल्कुल। नंबर्स कोई इकट्ठे कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसी के साथ साथ जब प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा राहुल गांधी की ओर चलना चाहूँगा कि राहुल गांधी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं होंगी, खासकर 2019 की बात की जाए और अभी कर्नाटक चुनाव को लेकर। तो कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था, आप याद कीजिए, कि उन्हें प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होगा। उनके इस बयान की विरोधियों ने काफ़ी आलोचना की, खिंचाई की कि वे गठबंधन की बात करते हैं तो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार कैसे कह सकते हैं। इन्हीं राहुल गांधी की तब भी आलोचना हुई थी, आप याद कीजिए, जब इन्होंने सत्ता को जहर बताया था। उस समय यूपीए 2 थी, उनकी सरकार थी। बिल्कुल। यानी अगर वे पद लेने की बात करते हैं तो भी उन पर कटाक्ष किए जाते हैं, पद से दूर रहते हैं राहुल गांधी तब भी उनकी वो बुराई के पात्र बनते हैं, उनकी खिंचाई होती है। लेकिन कर्नाटक में तो उन्होंने विरोधियों को अपनी नीति से, अभी जैसी हम लोग बात कर रहे थे, कि उनको उन्होंने हैरान कर दिया है, क्योंकि 78 सीटें होने के बावजूद कांग्रेस ने जेडीएस का मुख्यमंत्री बनने दिया। और इस कदम के बाद सवाल उठने लगे हैं भारत जी कि अगर केंद्र की सत्ता में भी समीकरण ऐसे ही बने तो क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री किसी और को बनने देगी? आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सीधा मानना है, कांग्रेस इस मामले में, अगर कांग्रेस के पास नंबर्स अगर ठीक ठाक होते हैं, अगर ये 150 से ऊपर अगर लेके चले जाते हैं, 150 से लेके 200 के बीच में तब तो राहुल गांधी दावेदारी करेंगे। वरना फिर इसी तरीके का एक प्रयोग इस देश के अंदर मेरी अपनी समझ से कांग्रेस करेगी, जिसमें किसी भी तीसरे मोर्चे के किसी व्यक्ति को उठा के उनको पीएम बनाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस इस बात को जानती है, उसके ऊपर बहुत सारे अगर इस बार अगर वो चूकते हैं, नरेंद्र मोदी के सामने आप एक चुनौती एक ऐसे व्यक्ति के सामने पेश कर रहे हैं जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, है ना, और इसको आपको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके का गेम खेलेगी जिसमें वो कहीं खुद को कमज़ोर जनता के सामने पेश करने की कोशिश करे। तो वो किसी न किसी लेवल पर जाकर यही करेगी कि वो खुद अपने आप को पीछे करेगी, अगर उसके पास पर्याप्त नंबर नहीं होते हैं। और अगर वो सबसे बड़े दल के, हालांकि पार्टी सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ा दल तो वो होगा ही विपक्ष में, इसमें तो मतलब कोई दो राय नहीं है। कर्नाटक की बात हम देखें तो कर्नाटक में 78 सीटें लेने के बाद भी मुख्यमंत्री पद उन्होंने अपने पास नहीं रखा। मेरा ये कहना, कुमार स्वामी को बनाया है। वो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है, अगर कंफर्टेबल नंबर अगर उनके पास नहीं होते हैं, अगर वो 150 से 200 के बीच में अगर नहीं जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री का पद लेने की कोई मुझे इसमें एक जो साफ बात दिख रही है, जो आज मंच पे हम लोग देखे, उसके बाद ये बात समझ में आ रही है कि इनको इन प्रकार किसी भी तरह से बीजेपी की सरकार को सत्ता से दूर करना है। जो बीजेपी आज सरकार में है, इसको 2019 में सत्ता से दूर करना है। और उसके लिए सारे, देखिए आप, जिस प्रकार अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आए, और मायावती का रोल अभी आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और
राजस्थान में भी होने वाला है, वहाँ भी इनका जनाधार है थोड़ा बिल्कुल। बहुत, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ऐसे में मायावती का आना, और मायावती काफ़ी देर तक, आप देखे होंगे वो विजुअल जब हम लोग देख रहे थे, सोनिया सोनिया गांधी गांधी के और साथ मायावती एक साथ काफ़ी देर तक रहे, उस पर बात होती रही, और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को बुला करके मायावती से मिलवाया। कुछ बातें भी उन लोगों के बीच हुई, क्या बातें हुई नहीं पता, लेकिन जो बातें हो रही थी उससे ये लग रहा था कि एक राजनीतिक समीकरण जो है वो काफ़ी मजबूत होने जा रहा है। साथ साथ आप देखे होंगे कि सीताराम येचुरी भी आ रहे हैं, डी राजा भी थे वहां उपस्थित, तो बिल्कुल। वाम दलों की बात भी हो रही है, दूसरे छत्रप जो हैं वो भी हैं। तो ये पूरा का पूरा एक साथ मिल करके एक मजबूती देने की जो महागठबंधन की बात जो निकली थी बिहार से, बाद में टूट गया वो गठबंधन, वो बात अब आज एक बार फिर से कर्नाटक में देखने को मिली है। आप क्या कहेंगे इस पे? असल में मुझे लगता है कि इसमें अगर आप देखें तो अगर हम बंगाल को छोड़ दें, क्योंकि बंगाल में अभी बीजेपी उतनी ताकतवर नहीं है ना। बंगाल में अब लोग भले ही कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह पंचायत के इलेक्शन में बीजेपी दूसरे नंबर पे आ गई। उसका कारण है क्योंकि हमने जो बंगाल के जो इलेक्शन को हमने देखा, आज ही एक मेरे मित्र बता रहे थे कि एक पंचायत जगह सीपीएम को घोषित कर दिया गया और सर्टिफिकेट तृणमूल कांग्रेस के लीडर को दे दिया गया। तो वहाँ पे जिस तरीके की धांधलियाँ हुई हैं, जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी हुई है, तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि फेयर इलेक्शन है और किसका कितना सपोर्ट है, आप इससे नहीं अंदाज लगा सकते। बहरहाल फिर भी मेरा कहना है कि चूंकि वहाँ पर बहुत ताकतवर बीजेपी नहीं है, इसलिए बंगाल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी स्टेट हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टियां लगभग बराबर की दमदार हैं, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। तो इनके बीच में यहाँ पर तो गठबंधन हो सकता है जहाँ पर बीजेपी ताकतवर है। लेकिन जहाँ बीजेपी ताकतवर नहीं है, जैसे तेलंगाना में अब ये कोशिश कर रहा है, लेकिन तेलंगाना में उतनी ताकतवर नहीं है बीजेपी। तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ ये ताकतवर नहीं है वहाँ तो गठबंधन होने की जैसे बहुत ज़्यादा स्थितियाँ नहीं होगी। अगर आप केरल की बात करें तो वहाँ पे लड़ाई ही कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में है ना, एलडीएफ और यूडीएफ दो गठबंधन है। तो ऐसे कुछ स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पर तो गठबंधन बनने की संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है, या उसका क्या स्वरूप होगा वो तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय ज़्यादा और क्लियर हो पाएगा। लेकिन बाकी जगह जो है वहाँ पर स्पष्ट अगर ये गठबंधन होते हैं, जैसे बिहार के अंदर हुआ या उत्तर प्रदेश में अभी 2 बाई इलेक्शन ये लोग जीते और तीसरे में इन्होंने फिर लगातार किया है। अगर मध्य प्रदेश में ये आप सही कह रहे हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी अगर साथ में खड़ी होती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी विंध्य का इलाका है, चंबल का इलाका है, बुंदेलखंड का, मतलब जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पे काफ़ी ताकत रखती है। एक बार उनके 11 एमएलए भी रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और जो दलित है वो वहाँ का काफ़ी वोकल है। और बीएसपी के साथ मेरी जानकारी के हिसाब से वहाँ पर लगभग विधानसभा चुनाव में गठबंधन तय हो गया। 30 से 40 सीट बीएसपी को कांग्रेस देने की तैयारी कर रही है, ये जो मेरी जानकारी है। उसमें मुरैना में तो केवल 2 सीट कांग्रेस लड़ने वाली है, बाकी 7 या 8 सीटें हैं वहाँ पर, उसमें सारी की सारी बीएसपी लड़ रही है, क्योंकि बीएसपी सारी सीटों पर ताकतवर रही भी है, कई सारी सीटों पर। तो ये जो पूरा जो अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, अगर ये होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट होगा, क्योंकि इस समय जो है बीजेपी खासकर दलित, अल्पसंख्यक और किसान, ये 3 कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके बीच में बीजेपी बड़ा निगेटिव एक बीजेपी की इमेज बन चुकी है। दूसरा जो महंगाई है वो किसी ना किसी लेवल पर मिडिल क्लास को भी परेशान कर रही है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करना इस समय नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तब एक अलग बात होती है, और जब आप सत्ता में होते हैं, और इस समय तो आप 20-21 स्टेट में बैठे हैं, और इन 21 स्टेट में आप स्टेट गवर्नमेंट, अभी आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाकर आप जो वोट लेते हैं, ये स्थितियां यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जो सरकारें हैं वो आप ही की हैं। तो केंद्र के खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी होगा, स्टेट के खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी होगा, और उसको आप कैसे मैनेज करेंगे नरेंद्र मोदी, या क्या उसमें करने वाले हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी बातें आपने बताई भारत जी, जिसमें एक महंगाई का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा, जिसको राहुल गांधी उठाते रहे हैं, विपक्ष उठाता रहा है, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा सामने आएगा। लेकिन जिस प्रकार आज हमने देखा कि अलग अलग छत्रप जो हैं, अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों के नेता आज इकट्ठा हुए, उससे, और ये भले कुमार स्वामी और खासकर कुमार स्वामी का वहाँ की ताजपोशी थी, वो शपथ ग्रहण उनका था, लेकिन उसी बहाने देश को जो एचडी कुमार स्वामी, यानी उसको दूसरे ढंग से हम कहें तो हाई डेफिनेशन गठबंधन दिलाने की जो कोशिश की गई है, उसके आगे भाजपा अजय हो पाने का जो दावा कर सकती है या नहीं कर सकती है। जिस प्रकार अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले
अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी खिसियाहट, उनकी जो झल्लाहट है वो साफ दिखाई दे रही थी कि किस प्रकार वो लगातार, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो है उनके हाथ से आई हुई चीज़ छीन ली गई हो, वो झल्लाहट उनके चेहरे पे साफ नज़र आ रही थी। तो आने वाले समय में ऐसी झल्लाहट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो हो सकता है कि पक्ष के पास भी हो सकता है वो विपक्ष के साथ भी हो। लेकिन आने वाला समय जो शुरू हो रहा है, ये कर्नाटक से शुरू हो चुका है और कर्नाटक का नाटक अभी खत्म हो गया है कहा जा सकता है। लेकिन इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके आगे 2019 का चुनाव, ये बहुत कुछ देने वाला है। इस देश में राजनीति जो है वो बहुत उथल पुथल कराएगी। अभी हमको समय है कि आराम से हाथ पे हाथ रख करके और इस तमाशा को देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। भारत जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।